नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और ये कक्षा 10 की इस गणित की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 वास्तविक संख्या जो है वो आपको कंप्लीट करवा दिया है। और चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के इससे पहले 25 पार्ट 25 वीडियो बने हैं और उन 25 वीडियो को मैंने एक साथ एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट है जिसमें पूरे 25 वीडियो है। उसका लिंक मैंने इससे वीडियो के आई बटन पे साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा रखा है। तो वहां पे जाके उस चैप्टर 1 के पूरे 25 भागों को लगातार आप जरूर से देखें। यदि कोई भी वीडियो आपके थोड़ा समझ में कम आता है तो वीडियो को दो बार से जरूर देखें, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो और इस वीडियो में आज अपने नए दिन और नए जोश और नए उमंग के साथ अपनी नया चैप्टर 2 जो है बहुपद वो अपने स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो आपके कंप्लीट समझ में आएगा और इसी के साथ इसका जो नोट्स है, जो बेसिक है, वो आपके क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 2 बहुपद और प्रश्नावली आपकी कौन सी 2.1 के नोट्स और बेसिक इस वीडियो में क्लियर अपने करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.1 के नोट्स अर्थात इस चैप्टर के बारे में जो बेसिक है वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बेसिक बिना आगे अपन प्रश्नावली को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। बेसिक बहुत ही जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी होता है समझना सवालों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को जरूर से अपने अन्य दोस्तों को तक शेयर कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 के नोट्स अर्थात बेसिक बहुपद। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में, बहुपद के बारे में जानने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी पेन कॉपी और रफ कॉपी साथ में लेकर तैयार हो जाइए। और साथ ही स्टूडेंट्स वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और ध्यानपूर्वक देखोगे और ध्यानपूर्वक समझोगे। जहां पर नहीं समझो आए वहीं पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल देना कि सर यहाँ पर इस टाइम वीडियो का टाइम दे दिया आपको कमेंट्स बॉक्स में कि सर वीडियो के इस टाइम पे यहाँ पर अपने को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम है। पूरा का पूरा कमेंट्स क्या करो जिससे मेरे को पता चले कि आपके कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने प्रश्नावली 2.1 के नोट्सों में। सबसे पहले अपन सबसे समझते हैं बहुपद के बारे में, बहुपद होता क्या है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, बहुपद के बारे में समझने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक होता क्या है स्टूडेंट्स, बीजीय व्यंजक। तो ध्यान रहे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। शुरुआत से अपने ऐसे नहीं कि बहुपद सबसे पहले बताएंगे, बहुपद किनसे बनता है, बीजीय व्यंजक से बनता है। और बीजीय व्यंजक क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कराऊंगा स्टूडेंट से। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है शुरुआत से अपन पूरा डिटेल से समझेंगे। वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। बीजीय व्यंजक क्या होता है देखो ध्यान से देखना, कुछ पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा, ध्यानपूर्वक देखना। कुछ निश्चित चर, कुछ निश्चित चर और अचरों के, अचर राशियों और अचर राशियों, कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग बाकी गुणा व भाग के संयोग से बने पद, भाग के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में क्लियर कराता हूं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग
कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग बाकी गुणा वह भाग के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बने जो पद है वो बीजीय संयोग से बने जो पद है मतलब अचर और चर, इन दोनों के संयोग से जो पद बनते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूं, जैसे 3x + 2, 5x² + 3x + 2 इत्यादि आदि रात। ये लो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसमें लिखा है, देखो ये एग्जांपल लिखे हैं 3x + 2, 5x² + 3x + 2। तो ये 2 एग्जांपल मैंने लिखे और खूब सारे आ सकते हैं ऐसे ही एग्जांपल, खूब सारे 3x + 2 और 5x² + 3x + 2। ये स्टूडेंट्स ये 2 पदों वाला है, देखना 1 पद 2 पद, ये 2 पदों वाला बीजीय व्यंजक है और ये 3 पदों वाला बीजीय व्यंजक है। ध्यान से देखना, इसमें 2 पद है और इसमें 3 पद है। देखो 1 2 बीच में प्लस आ रहा है तो 2 पद हो गए। इसमें देखना 1 2 3 ये 3 पद है, इसलिए 3 पदीय वाले बीजीय व्यंजक कहलाता है। हो गए स्टूडेंट्स। अब देखना, अब ये बीजीय व्यंजक तो सारे होते हैं, बीजीय व्यंजक चर और अचर जहां कहीं पे मिल जाए वो बीजीय व्यंजक सारे ही होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं और कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। अब अपना चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। अब बीजीय व्यंजक, वो बीजीय व्यंजक जो बहुपद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब बीजीय व्यंजकों के बहुपद होने की क्या शर्त है, वो शर्त मैं आपको अभी इसमें लिखाऊंगा। तो ये बीजीय व्यंजक सारे होते हैं जहां कहीं पे भी चर और अचर कहीं पे मिल जाए। चर और अचरों के संयोग को ही अपन बीजीय व्यंजक कहते हैं। और संयोग किस किस का होगा? जोड़, बाकी, गुणा और भाग। जोड़ मतलब योग, बाकी, गुणा और भाग, इन चारों से संयोग होगा चर और अचरों का। और चर और अचर के संयोग से जो पद बनता है, जो मतलब जो संयोग बनता है, वो ही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं और कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि बीजीय व्यंजकों के बहुपद होने की क्या शर्त है, कौन कौन से बीजीय व्यंजक ऐसे हैं जो बहुपद होंगे और कौन से बीजीय व्यंजक ऐसे हैं जो बहुपद नहीं होंगे। तो देखिए, इसके बाद में यहां पे स्टार लगा के मैं लिख देता हूं, बीजीय व्यंजकों के बहुपद होने की शर्त। बीजीय व्यंजकों के बहुपद होने की शर्त मतलब ऐसे कौन कौन से बीजीय व्यंजक है जो बहुपद होंगे और ऐसे कौन से व्यंजक है जो बहुपद नहीं होंगे। तो बीजीय व्यंजकों के बहुपद होने की शर्त, पहली शर्त है स्टूडेंट्स, पहली शर्त है कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। पहली शर्त है चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि x की पावर √x + 2 ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर x की पावर पता है, √x का मतलब x की पावर कितनी है? 1/2। रूट का मतलब होती है घात 1/2 और 1/2 घात 3/2 घात या फिर माइनस में घात ऐसे नहीं होनी चाहिए बहुपद में। जब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें घात ऋणात्मक आ रही है, ऋणात्मक घात वाला बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। घात धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए घात में। और दूसरा जो शर्त है वो दूसरी शर्त क्या है देख लीजिए, पदों की संख्या। मतलब स्टूडेंट्स पदों की जो संख्या है वो निश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या स्टूडेंट्स निश्चित होनी चाहिए।
पद जो है वो निश्चित होने चाहिए। कई बार क्या होता है बीजीय व्यंजक में ऐसे डैश 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 लग जाता है, आगे लगातार चलता ही जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, गिनती की जा सके पदों की, वैसे पद होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा जो है लास्ट जो शर्त है वो देखिए, प्रत्येक पद में चर का गुणांक, प्रत्येक पद में चर का गुणांक, प्रत्येक पद में चर का गुणांक, प्रत्येक पद में जो चर राशि होती है उसका गुणांक। चर का गुणांक का मतलब हो गया स्टूडेंट्स अचर राशियां, चर का गुणांक, प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, मतलब स्टूडेंट से प्रत्येक पद में जो चर राशि होती है उसका गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, मतलब कि काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। काल्पनिक संख्या मतलब कि स्टूडेंट से रूट के अंदर ऐसे जो काल्पनिक संख्या वो नहीं होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कहां? प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो ये जो तीन शर्त है, ये तीन शर्त यदि ऐसा बहुपद जिनमें ये तीन शर्त लागू हो रही है वो बहुपद बीजीय, ऐसा व्यंजक जिसमें ये तीन शर्त लागू हो रही है वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बाकी सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएंगे। मतलब किसी भी बीजीय व्यंजक के बहुपद होने के लिए ये तीन शर्त उसमें होनी चाहिए, तब वो बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, अन्यथा वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा स्टूडेंट से। तो इसी के साथ मैंने आपको यहां पर बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक के बहुपद होने की जो शर्त है वो इसमें यहां पर तक बताया। यहां तक आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। इसके साथ अपन आगे चलते हैं। तो अब आगे अपन चलते हैं स्टूडेंट्स, बहुपद की परिभाषा, मतलब बहुपद देखने के बाद में अब अपन आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार में, कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से होंगे, बहुपद के प्रकार किस किस के आधार पर कौन कौन से होंगे, इसमें अपन चलते हैं। उनको जो मैंने पीछे अभी करवाया उनको आप अपनी नोटबुक में उतारना मत भूलिए, उनको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। अब अपन चलते हैं बहुपद के प्रकार में। बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के किस किस आधार पर कितने कितने क्या प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार में अपने चलते हैं स्टूडेंट्स। बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर भी होता है, बहुपद के पदों के आधार पर अलग होता है और घात के आधार पर अलग होता है स्टूडेंट्स। तो मैं सबसे पहले आपको करवा रहा हूं बहुपद के पदों के आधार पर प्रकार, कि बहुपद पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। बहुपद के पदों के आधार पर प्रकार लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर मतलब बहुपद के पदों के आधार पर प्रकार, कि बहुपद पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला है बहुपद के पदों के आधार पर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। मतलब स्टूडेंट से एक पदी बहुपद का मतलब यह हो गया ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखने के बजाय, परिभाषा लिखने से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैं शॉर्ट तरीके से लिख देता हूं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, परिभाषा मतलब ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो शॉर्ट तरीके से लिख देता हूं कि इसके आगे लिख देता हूं एक पद वाला बहुपद, बस ऐसे लिख देते हैं, एक पद वाला बहुपद। जैसे एक पद वाला बहुपद, और जैसे इसमें लिख देता हूं कौन कौन से आएंगे एक पद वाला। एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं इसमें, एग्जाम्पल x²
एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब एक पद है यहाँ पर एक्स स्क्वायर में, और ऐसे भी खूब सारे हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 4x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से खूब सारे आ जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा अपन लेते हैं, ये एक पदी बहुपद हो गया। दूसरा द्विपदी बहुपद है, द्विपदी, दूसरा है द्विपदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। कितने हो? पदों की संख्या कितनी हो? दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, दो पद वाला बहुपद। कितने पद वाला? दो पद वाला बहुपद। कितने पद वाला बहुपद स्टूडेंट से? दो पद वाला, मतलब स्टूडेंट से दो पद वाला जो बहुपद है वो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। दो पद वाला बहुपद, ये लो दो पदों वाला बहुपद हो जाएगा। और इसमें दो पदों वाले बहुपद में जैसे अपन एग्जांपल में ले तो 3x प्लस 2 हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके देखें तो 3x प्लस 2 हो जाएगा एग्जाम्पल में, दो पदों वाले बहुपद में। और 4x स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा और 3x स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। ये हो गया आपके सामने। अब तीसरा चलेगा त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। तीन पदों वाला ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, केवल तीन पद हो, तीन पदों वाला बहुपद, तीन पदों वाला बहुपद। जैसे तीन पद ही होनी चाहिए, ज्यादा पद नहीं होने चाहिए। इसमें देखो दो पद चल रहे हैं, वो द्विपद बहुपद कहलाते हैं। तीन पद होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तीन पद ही लेने हैं अपने को। त्रिपद बहुपद बनाना है तो तीन पद ही लेने हैं। जैसे अपने 3x प्लस 2y और z हो गया आपके सामने, तीन पद हो गया। इस तरीके से तीन पद ही लेने हैं अपने को। और 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस में 3, ये हो गया। ये तीन पद हो अलग हो गया तो तीन पद। तो इस तरीके से पदों के आधार पर मैंने नॉर्मल तरीके से बताया है। ये आप इतना गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, इतना मतलब इतनी जरूरत नहीं है। इसमें इसको समझना है कि भाई पदों के आधार पर कितने प्रकार के पदों के आधार पर कौन कौन से होते हैं, एक पदी, बहुपद, द्विपदी और त्रिपद। आगे बहुपद आ जाए, बहुत सारे पद हो जाएंगे तो मतलब अलग उनको चार पद वगैरह वो कुछ बोल देंगे उनको, बल्कि इसमें एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद, यहां तक ही इसको देखना है। ये हो गया अपना पदों के आधार पर बहुपद हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक को जरूर अंकित कर लेना। तो अब आगे चलते हैं अपने घात के आधार पर पदों के प्रकार। तो अब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स घात के आधार पे पदों के प्रकार, कि घात के आधार पे पदों के प्रकार कितने होते हैं। घात के आधार पे मतलब कि घात को देखते हुए पदों के प्रकार। पहला है एक घातीय या रेखिक बहुपद। पहला है स्टूडेंट्स एक घातीय या रेखिक बहुपद। एक घातीय या रेखिक बहुपद पहला है स्टूडेंट्स, एक घातीय या फिर रेखिक बहुपद। तो एक घातीय या फिर रेखिक बहुपद का मतलब यह हो गया स्टूडेंट्स, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही घात हो, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो ही एक घातीय या रेखिक बहुपद कहलाता है। जिसमें चर की जो घात है, अधिकतम घात वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तब वो एक घातीय बहुपद कहलाता है। अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक ही होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसके आगे दूसरा जो है वो देखना, दूसरा आगे है, इसमें मैंने नॉर्मल तरीके से बता दिया, इसमें लिख देता हूं, चलो थोड़ा इसमें लिख देता हूं कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात एक हो। चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ले अपने ax
एग्जाम्पल के लिए ले तो 4x प्लस 3 अधिकतम घात 1 है यहां पर, 3y प्लस 2 5z प्लस 3 हो गया। व्यापक रूप है मतलब कि a घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस b। a घातीय द्विपद बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस b। मेन बात यहां पर है ax प्लस b में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे दूसरा अपन चलते हैं, a घातीय या रेखिक बहुपद हो गया। दूसरा चलते हैं द्विघातीय, द्विघात बहुपद। दूसरा होगा कौन सा, द्विघात बहुपद। सिर्फ होगा द्विघात बहुपद। ये लो द्विघात बहुपद, ये एक घातीय बहुपद जिसका दूसरा नाम है रेखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 1 हो वो एक घातीय या रेखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा है द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। चर की अधिकतम घात 2 हो। इसे मैंने नॉर्मल तरीके से लिख रहा हूं, पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं। पूरी लिखता तो ऐसे लिखता, ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। मैं लिख रहा हूं चर के अधिकतम घात 2 हो, बस इतना ही लिख रहा हूं ताकि बड़े नोट्स ना हो। नॉर्मल तरीके से मतलब इसमें समझाना होता है कि इस तरीके से पूरा डिटेल से बताना होता है, जिससे आप थोड़ा नोटबुक में भी कर लोगे तो आपके समझ में थोड़ा अच्छा आ जाएगा स्टूडेंट से, ऐसी बात है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए अपन लिख देते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। और व्यापक रूप लिखते हैं इसका, व्यापक रूप है, ध्यान से देखना व्यापक रूप क्या आएगा इसका। इसका व्यापक रूप आया ax प्लस b, इसका व्यापक रूप क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखना मेन बात व्यापक रूप है स्टूडेंट्स, इसको आप बॉक्स में बंद कर लेना चाहिए से व्यापक रूप को। ये मेन बात है, आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है ये व्यापक रूप है। तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b हो गया और द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया स्टूडेंट्स। अब लास्ट तीसरा चलेगा त्रिघात बहुपद। कौन सा त्रिघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये लो तीसरा चलेगा 3 घात वाला बहुपद, त्रिघात बहुपद। चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। ये लो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट से, 3 होनी चाहिए। चर की सबसे ज्यादा से ज्यादा घात जो होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं अपन, एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे 3x क्यूब, ध्यान से देखना 3 घात लिख रहा हूं, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और 3x प्लस 2। ये लो आपके सामने एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 3x प्लस 2। मतलब यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 0 है। अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 3 है, इसलिए ये त्रिघातीय बहुपद बन गया। अब व्यापक रूप लिख देते हैं इसका, इसके नीचे व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप बच गया वो लिख देते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। व्यापक रूप लिख देते हैं ऊपर वाले। तो त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप है वो अपन लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए व्यापक रूप। तो स्टूडेंट से अब अपने इस त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है, व्यापक रूप है, वो अपन लिखते हैं व्यापक रूप बराबर मानक रूप भी लगा सकते हैं, मानक रूप या फिर व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या आया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका मानक रूप क्या आएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरीके से इसका मानक रूप अब व्यापक रूप यह आएगा स्टूडेंट्स। तो इसको भी अपन बॉक्स में ले लेंगे। ये लो ये हो गया आपका कौन सा, त्रिघातीय बहुपद का
व्यापक रूप हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां तक अपना कंप्लीट हो चुका है कि भाई घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, मैंने विवरण से करवाया है। घात के आधार पर एक घातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद होता है और त्रिघातीय बहुपद होता है। तो स्टूडेंट्स एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम रेखिक बहुपद भी है और इनका मानक रूप जो है वो देख लो मैं आपको किस हिसाब से, ax प्लस बी एक घातीय बहुपद का मानक रूप है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपका द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है और ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ये त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप है। तो ये हो गया आपके सामने। यहां तक के नोट्स, इसको नहीं उतारना आपको, यहां तक के नोट्स अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। इसके बाद में लास्ट टॉपिक और बच रहा है अपना, दो टॉपिक और बच रहे हैं, छोटे छोटे दो टॉपिक और है। इसके बाद में अपने एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके ठीक अगले वाले वीडियो में अपन प्रश्नावली 2.1 क्लियर कर देंगे। तो आगे वाला जो टॉपिक है वो अपन करते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। आगे वाला जो टॉपिक है वो अपन करते हैं। आगे वाला टॉपिक है बहुपद की घात। आगे वाला जो टॉपिक है वो आता है आपके सामने स्टूडेंट्स, बहुपद की घात। बहुपद की घात आगे वाला जो टॉपिक है वो आता है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात कौन कौन सी होती है, किस हिसाब से होता है बहुपद की घात, ये अपन समझते हैं। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कौन सी होगी ये देखो, किसी भी बहुपद में चर राशि x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है, चर राशि कोई भी हो सकती है। तो बहुपद में स्थित चर राशि की जो अधिकतम चर राशि में की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में स्थित चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें लिख देंगे, बहुपद की घात में लिख देंगे बहुपद में स्थित बहुपद में स्थित चर की बहुपद में स्थित चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। स्टूडेंट्स बहुपद में जो चर राशि होती है उसे चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वो ही बहुपद की घात कहलाती है। स्टूडेंट्स बहुपद में स्थित चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में स्थित, बहुपद में जो चर राशि स्थित होती है उसकी चर राशि की अधिकतम का मतलब चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे ज्यादा घात होती है, सबसे अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। स्टूडेंट्स चर राशि की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो जैसे कोई भी बहुपद है उसकी जैसे एग्जांपल के लिए अपन लिख देते हैं, जैसे 3x की घात 3 है और 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 है, ये एक बहुपद है। और इस बहुपद में चर की घात, बहुपद की घात कौन सी कहलाएगी, बहुपद की घात जो है वो कौन सी कहलाएगी, इस बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात कहलाएगी। अब देख लो यहाँ पर बहुपद में अधिकतम घात कौन सी है, चर x चल रहा है x और x की अधिकतम घात कौन सी है 3, तो बहुपद की घात कौन सी होगी, यहाँ पर 3 होगी। ठीक है, आगे वाला लास्ट टॉपिक एक और बच रहा है, बस एक टॉपिक और है लास्ट, बहुपद के शून्यक। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक या बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यक। ये लो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना कंप्लीट पूरा हो जाएंगे बहुपद के शून्यक। तो ध्यान दीजिए, इसमें बहुपद के शून्यक में देखिए यहां पर क्या था, अधिकतम जो घात है वही बहुपद की घात होती है। यहां पर देखिए बहुपद का शून्यक क्या होगा, यदि किसी भी बहुपद यदि
किसी भी यदि किसी भी बहुपद के बराबर यदि किसी भी बहुपद के बराबर शून्य रखने यदि किसी भी बहुपद के बराबर शून्य रखने से चर राशि का शून्य रखने से चर राशि का जो मान प्राप्त होता है यदि किसी भी बहुपद के बराबर शून्य रखने से चर राशि का जो मान प्राप्त होता है, कोई भी बहुपद है और उस बहुपद के बराबर यदि अपन शून्य रख दिया जाए और वहां से उसको हल करें और हल करने के बाद में चर राशि x का जो मान प्राप्त होता है वो जो मान प्राप्त होता है वही मान बहुपद का वही मान बहुपद का शून्यक। ये लो, ये हो गया स्टूडेंट से वही मान बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। देखो मैं आपको फिर बताता हूं, ध्यान पूर्वक समझिए आप। यदि किसी भी बहुपद के बराबर शून्य रखने से चर राशि x का जो मान प्राप्त होता है वही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है, वही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है या वही मान बहुपद का शून्यक होता है। स्टूडेंट से देखो कोई बहुपद है, किसी भी बहुपद के बराबर शून्य रखने से चर राशि x से चर राशि का जो मान, चर राशि x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, z भी हो सकती है, चर राशि x से लेकर z तक कोई सी भी हो सकती है। स्टूडेंट से तो चर राशि का जो मान प्राप्त होता है वही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है या वही मान बहुपद का शून्यक होता है। स्टूडेंट से अब मैं आपको बता दूं, देखना बहुपद के शून्यक कितने होंगे, यहां पर नोट लगा के नोट में लिखना कि बहुपद की अधिकतम जितनी घात होंगी, बहुपद की अधिकतम घात या बहुपद की घात के बराबर, बहुपद की घात कौन सी होगी अभी बताया था मैंने, बहुपद में स्थित चर की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होती है। बहुपद में स्थित चर की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की क्या होती है, घात होती है। तो ध्यान दो, बहुपद की घात के बराबर ही बहुपद के शून्यक होंगे। स्टूडेंट्स बहुपद की घात के बराबर यहां पर लिख देंगे, नोट में लगा के लिख देंगे, नोट बहुपद की घात के बराबर बहुपद की घात के बराबर ही 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 बहुपद के शून्यक होते हैं। ये लो, बहुपद की घात के बराबर ही बहुपद के शून्यक होते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये लो, बहुपद की घात के बराबर ही बहुपद के शून्यक होते हैं। बहुपद में जितनी घात होती है बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहां पर देखिए, इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3 है। यहां पर चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यहां पर x की अधिकतम घात कौन सी है, 3 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 3। तो यहां पर बहुपद की घात 3 है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 3। मतलब बहुपद की जो घात होती है, जितनी घात होती है बहुपद में उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे 3 घात वाला बहुपद है तो 3 ही उसके शून्यक होंगे, 2 घात वाला बहुपद है तो 2 ही इसके शून्यक होंगे, इस तरीके से। तो यहां मैंने लिखा है बहुपद की घात के बराबर ही बहुपद के शून्यक होते हैं, बहुपद की घात के बराबर ही बहुपद के शून्यक होते हैं। तो ये लो स्टूडेंट्स, आपकी प्रश्नावली 2.1 के नोट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। यहां तक आप अपनी नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए। मैंने क्या क्या करवाया फिर से कंफर्म करवा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखवाया कि आपको बीजीय व्यंजक, मैंने स्टार्ट कहां से किया, बीजीय व्यंजक से। अब उसके बाद में मैंने क्या करवाया, बीजीय व्यंजक, वो बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं जो बहुपद होते हैं। मतलब बीजीय व्यंजकों में से बहुपद कौन से होंगे उनकी शर्त लिखवाई मैंने, 3 शर्त आई थी वहां पे, ठीक है। उसके बाद में बहुपद के प्रकार, बहुपद के जो प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार करवाया मैंने, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। और एक घात के आधार पर बहुपद के प्रकार करवाया मैंने, एक घातीय जिसका दूसरा नाम है रेखिक बहुपद है, और द्विघातीय और त्रिघाती, इस तरीके से। उसके बाद में मैंने क्या करवाया, इसके बाद में बहुपद की घात और बहुपद के शून्यक, इस तरीके से। यहां तक के ये जो पॉइंट है ये आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। प्रश्नावली 2.1
के नोट्स या बेसिक है या समझ लो पर्सनावली के बारे में कन्फर्म है। आगे भी कुछ हो रहेंगे जो मैं बीच बीच में करवाता रहूँगा स्टूडेंट से। इसके ठीक अगले वाले वीडियो में मैं आपको पर्सनावली 2.1 कंप्लीट पूरी करवा दूंगा। इतनी छोटी सी प्रश्नावली है 2.1 वो पूरी हो जाएगी। तो स्टूडेंट से तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करें, और साथ ही अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।